गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आज के अपने लेक्चर में। और आई होप कि आपने जो 11 फरवरी का जो एग्ज़ाम दिया है आर का, आपने कैसा किया उस पर भी एक बार डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो मार्केट में फैले हुए हैं, उसका भी निवारण जल्द ही हो जाएगा पेपर लीक होने को लेकर। ठीक है, तो फिलहाल आपका जो अगला पेपर है जिसको यूपीपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें फ़िलहाल लग जाइए इन सब चीज़ों से दूर हट के, क्योंकि उसके लिए भी बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आज हम कुछ और नए प्रश्नों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा आर में भी कई सारे प्रश्न आपके करंट अफेयर्स आई दृष्टि से आए थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो कथन और कारण हैं उससे भी कई सारे प्रश्न आपके आर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं आज के। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल और जैवमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा है? देखिए वायोस्फीयर जो होता है ना, यानी कि जैवमंडल, ये मिट्टी, पानी, वायु, इन सब से एक पतली परत बनाता है। ठीक है, जो पृथ्वी के आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ ही लिविंग और जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, यानी कि जिसके साथ जीवित जीव जो है वो संबंधित है, और ये मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र है, यानी कि बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जिसे बायोटिक एवं अबायोटिक कहते हैं, यानी कि जैविक और अजैविक दो संगठक होते हैं। और यहाँ पर विकल्प में हमें 3 पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए विकल्प डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। ठीक है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, परितंत्र, निकेत यानी कि निच या वायोम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों में रहने की सटीक जगह जो होती है, एक्चुअल लोकेशन होती है, वो हैबिटेट कहलाता है, यानी कि आवास कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जगत। ठीक है, तो देखिए किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, और पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। अधोलिखित में कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य, इस तरह से आपको कुछ दिए गए हैं क्रम। देखिए जीव से जैवमंडल तक जो जैविक संगठन की सही प्रक्रिया वो क्या है आपकी? पहले जनसंख्या, ठीक है, इसके बाद आपका आएगा समुदाय। ठीक है, जनसंख्या, समुदाय, फिर आपका आएगा यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र। क्या आएगा? पारिस्थितिकी तंत्र आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका पारिस्थितिकी तंत्र में आप क्या आएगा देखेंगे? निश्चित क्षेत्र या दृश्य आएगा। निश्चित क्षेत्र या दृश्य आता है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? भूदृश्य आता है। कहने का मतलब है कि एक ही जाति की जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है, और दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती हैं, और कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और एक निश्चित भू क्षेत्र या भूदृश्य में एक या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि वन और तालाब और झील जो है प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा या खेत जो है मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न है यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यानी कि पारितंत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। वियोजक आकर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4। ठीक है,
इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग है वो एजी टांसले के द्वारा किया गया है और पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। ठीक है, स्वपोषित संगठक जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, और उपभोक्ता पर जो परपोषित जीव होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वियोजक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। यानी कि पहला और दूसरा कथन आपका पूरी तरह से यहाँ पर फुलफिल होता है इस बात के लिए। ठीक है, इसके बाद है इकोसिस्टम के संबंध निम्नलिखित में से क्या सत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में हर पोषण स्तर के से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि क्षरण होता है ऊर्जा का। पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी से अधिक होती है, और पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखेंगे शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से ज़्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। अभिकथन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण आर क्या कहता है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक पारिस्थितिक, देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ना, ये तो इवन यूपीपीएससी प्री में 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और आरओ में भी आपने देखा होगा ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए थे। फिलहाल समझते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो विविध अवयव हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मानव क्रियाओं से वातावरण हमारा प्रभावित होता है, और इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी कहता है कि ऑप्शन ए गलत है लेकिन आर सही है। पारिस्थितिकी तंत्र विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं जबकि निर्भर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। ठीक है, तो वन, झील और घास का मैदान जो है प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ, मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक। तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, और ये तंत्र जो है विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है, और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थायी पारितंत्र का उदाहरण है। कहने का मतलब है यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र, घास के मैदान, वन और पर्वत। तो समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है, और ये पृथ्वी के 71% भाग पर लगभग विस्तृत होता है, इसलिए यहाँ पर समुद्र इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। देखिए कर लीजिए, यूपीपीएससी में जो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ना उनसे बहुत प्रश्न बनेंगे, और पर्यावरण और इकोलॉजी इन्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा आपको समझ आएगा ये चीज़। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सागरीय, वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय। तो सबसे स्थिर जो है वो सागरीय महासागर पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है, और सागरीय जल खारा होता है। इसके साथ ही घुलित ऑक्सीजन और प्रकाश और तापमान में स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो क्या है, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र के दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे स्थल और जल तंत्र। ठीक है, तो पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र जो है निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उपभाग हैं। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य भाग है, और ये तंत्र जो है विश्व के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैला है। और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसा कि हमने ऊपर भी इस प्रश्न को समझा है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, भूलेंगे तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। वनों को काटना, और वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, और फिर है जैव मंडल भंडार। तो वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता बल्कि इसे असंतुलित करता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है।
ठीक है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल वर्षा का परिवर्तनीयता। तो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में से एक वन उन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनरोपण। तो आप देखिए पारिस्थितिकी असंतुलन जो मूल कारण है उसमें से लकड़ी काटना, वन उन्मूलन है। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, इसका तो समझ आ गया कि वन उन्मूलन लकड़ी काटना, ठीक है। ऑप्शन ए, देखिए जब भी वन उन्मूलन के कारण आपसे पूछे जाएंगे ना, यानी कि पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में वन उन्मूलन है, यानी कि लकड़ी काटना। और वन उन्मूलन के कई कारण हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, वनों का चारागाह में परिवर्तित होना, वन भूमि का कृषि भूमि में बदलना, झूम कृषि, वनाग्नि, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काटना, नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव होना, शहरीकरण, कागज की भारी मांग होना, प्राकृतिक आपदाएं, वनों में चारागाह में परिवर्तित होना। तो ये सब क्या वन उन्मूलन के कारण है, कई सारे कारण हैं। तो अगर इस तरह से संबंधित प्रश्न आए तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वनोरोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा। तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, ऑप्शन सी औद्योगिक प्रबंधन। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है जनसंख्या वहन क्षमता। संख्या है जैव द्रव्यमान का पिरामिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वहन क्षमता यानी कि जनसंख्या जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारिस्थितिकी में पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान, ठीक है, दिक् स्थान का नहीं है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? कौन सा? इकोटोन, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास क्षेत्र। तो पारिस्थितिकी जो कर्मता है, ठीक है, उसके द्वारा, उस पद के द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का नहीं, बल्कि जीवों के समुदायों में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में किस विभिन्न घटकों का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम हो गया, घास टेको खाता है, टिड्डा मेढक सर्प को खाता है, फिर ठीक है, इस तरह से प्रक्रिया आपकी चलती है देखा जाए तो। अब जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक, अब अपघटक होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ पर सही क्रम क्या होगा? घास टिड्डा जो है उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेंढक आपका द्वितीयक उपभोक्ता है और तृतीयक उपभोक्ता आपका सर्प है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इसमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, गेहूँ, आम, और इसके बाद घास, बकरा, आदमी। इसमें क्या है, जो प्रश्न दिया गया उसमें विकल्प में घास, बकरा, आदमी एक ही खाद्य श्रृंखला को सही रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। और खाद्य श्रृंखला का अगर आप क्रम देखेंगे ना, तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। इसमें घास उत्पादक है, बकरा उपभोक्ता है, आदमी द्वितीयक उपभोक्ता है, यानी कि प्रश्न का उत्तर बी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? वायु, वनस्पति, जीवाणु और जानवर। तो यहाँ पर जीवीय संगठक ऐसे जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। वायु जीवीय संगठक नहीं है, कहने का मतलब है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ठीक है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपरोक्त में से कौन से सही है यहाँ पर पूछ रहे हैं? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का अंतरण है ना, वो कई सारे स्तरों में एक श्रृंखला में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के अलग जीव जैसे पेड़ पौधे, जंतु और अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और खाद्य श्रृंखला अलग अलग जातियों की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला दूसरों का आहार बनने वाले प्रत्येक जीव की संख्याओं का निर्देशन नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए, हिरण शाकाहारी प्राणी है और ये प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी के अपघटक है और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है और ये पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज़ की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ पौधों का परागण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट की जा सकती है। सही उत्तर का हमें चयन करना है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल एक, दो और तीन। ठीक है। तो तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। ये बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेंढक, सर्प इत्यादि का भोजन है और तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। तो शाक, सब्जियों और फल आदि का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसाहारी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं प्लैंक्टॉन्स, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइट्स। तो समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टॉन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठनों में कौन उत्पादक घटक हैं? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। एक और जहाँ ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान भी होते हैं और वियोजक मृत जीवों के अपघटक करके पुनर्चक्रण का भी कार्य करते हैं। इसलिए बी और सी यहाँ पर दोनों ठीक है, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को जो है हटा दिया था। यहाँ पर बी और सी अगर कोई एक भी आता है तो आपको करेक्ट करना होगा। ठीक है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप। और यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको प्रश्न दिया गया है इसमें पूछ रहे हैं कि शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु या सर्वभक्षी जंतु या हरित पादप। तो वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। तो ये जो है आपका चिपको आंदोलन की जो यहाँ पर बात की जा रही है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले देखिए चिपको आंदोलन जो है वो पादप संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए जो आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, वो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा 1970 के दशक में शुरू किया गया था। ठीक है। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके और ये आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। घड़ियाल परियोजना से चिपको आंदोलन, माफ़ी चाहती हूँ, ऑप्शन ए पादप संरक्षण से है। ठीक है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपर्स, क्यूबिक फुट और क्यूबिक टन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इसको समझते हैं हम। यहाँ पर पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है?
तो पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई जो भूमंडलीय हेक्टेयर है, यानी कि ग्लोबल हेक्टेयर है। पारिस्थितिकी घटनों आप देखेंगे पारिस्थितिकी जो घटक है उसकी वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उनकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम या निकेत कहते हैं। तो पारिस्थितिकी घटकों की वह मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ तक स्पष्ट हो रही हैं सारी चीज़ें? ठीक है, तो देखिए फ़िलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं का स्वरूप बदल के आपसे पूछा जाएगा, कन्फ्यूज़ किया जाएगा और आप कन्फ्यूज होंगे। तो इसलिए निरंतर हमारे साथ बने रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।